Hello guys, today we will learn the concept of accounting equation. So without wasting any time, let's get started. Accounting equation is just like a mathematical equation where two sides are equal to each other. That is, left hand side is equal to right hand side. ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है जिसमें दो साइड्स होती हैं, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड, और दोनों जब एक दूसरे के बराबर आती हैं उसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन. सिमिलरली अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद दीज टू साइड्स. ठीक है, वेयर लेफ्ट हैंड साइड इज known as total asset side and right hand side is concerned with liabilities plus capital. All the financial transactions affect at least two accounts. at least दो अकाउंट्स को इफेक्ट करेंगी. ठीक है, whether two accounts reflecting assets or two accounts reflecting liabilities. One may be asset, one may be liability, one may be asset, one may be capital, so on. ठीक है, okay. To understand the concept, I am taking one practical example. Here it is. See, these all are the transactions given in the numerical. Business started with cash, purchase goods from Rohit, sell goods on credit to Manish, costing this and this. जितने भी सारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो हर एक ट्रांजैक्शन हमारी इक्वेशन में दो अकाउंट्स को इफ़ेक्ट करेगी. एटलीस्ट दो अकाउंट्स को इफ़ेक्ट करेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर एक्स बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. जब कैश से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसमें क्या होता है कि एक तो हमारे पास कैश अकाउंट हो गया कि बिजनेस में कैश आ रहा है, और दूसरा जो अकाउंट है वो कौन सा होगा, वो होगा प्रोप्राइटर्स कैपिटल, द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर. सो we pass the entry in practical way like this. First of all, we will make the format of accounting equation. Transactions, first column of transactions, then assets, and this column for subheads, liabilities plus capital. As per the first transaction, Mr. X started business with cash. We have to write the transaction started business with cash, and we have two accounts. First one is cash account. Cash is asset, so we will record the cash on the asset side, and on the other hand, second account is capital account, already appearing on the right hand side, and amount is given 1,75,000. So we will record 1,75,000 under the heading of cash as well as under the heading of capital. So as we can see, both the sides are equal. 1,75,000 appearing on both sides. Clear? Now let's move to transaction 2. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित. जिस ट्रांजैक्शन में हमें किसी का नेम दिया होता है, किसी पार्टी का नेम दिया होता है और साथ में कैश वर्ड नहीं लिखा, तो हम अज्यूम करते हैं कि जो भी हमने परचेज़ किया है, जो भी हमने चीज़ परचेज़ की है वो क्या है, क्रेडिट परचेज़. वो हमने क्रेडिट पर परचेज़ की हुई है. सो परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित रिफ्लेक्टिंग टू अकाउंट्स. फर्स्ट वन इज़ परचेजेस अकाउंट, second is the Rohit's account. So we will record the transaction as
purchased goods from रोहित। जो भी चीज़ें हम परचेज करते हैं उनके लिए एक सेपरेट अकाउंट एसेट्स की हेडिंग में हम बनाते हैं, उसका नेम होता है स्टॉक अकाउंट। कितने का स्टॉक हमने परचेज किया है, गिवन है 50,000, सो वी विल रिकॉर्ड 50,000 अंडर द हेडिंग ऑफ स्टॉक। और दूसरी साइड पे देखो, जो हमने क्रेडिट पे परचेज़ किया है, जो भी हम क्रेडिट पे सामान परचेज़ करेंगे वो हमारे लिए क्या होगी, लाइबिलिटी, क्योंकि हमें किसी ना किसी फ्यूचर डेट पे करनी पड़ेगी। सो वी विल रिकॉर्ड क्रेडिटर्स अंडर द हेडिंग ऑफ लाइबिलिटीज एंड पोस्ट ₹50,000 in it. According to third transaction, sales goods on credit to Manish costing ₹17,500 for ₹20,000. Material which have cost ₹17,500 we have sold for ₹20,000. और जब हम किसी को क्रेडिट पर सेल करते हैं वो हमारे लिए बन जाता है डेटर। किसी से क्रेडिट पे परचेज़ करोगे वो हमारी लाइबिलिटी, उसका हमने जैसे यहाँ पे लिख लिया क्रेडिटर्स अंडर द हेडिंग ऑफ लाइबिलिटीज़। सिमिलरली अगर क्रेडिट पे सेल करोगे तो वो हमारे लिए बन गया एसेट, और उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ एसेट्स एज डेटर्स। ठीक है, डेटर्स में कितना अमाउंट डालेंगे हम, जितने की हमने सेल करी है। सेल कितने की करी है, देखो ₹20,000 की, सो वी विल रिकॉर्ड ₹20,000 अंडर द हेडिंग ऑफ डेटर्स। एंड वी हैव मटीरियल सोल्ड मटीरियल वर्थ ₹17,500, सो वी विल डिडक्ट 17,500 फ्रॉम स्टॉक। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू विल रिफ्लेक्ट द प्रॉफिट, क्योंकि वी हैव सोल्ड द गुड्स अबव देयर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो जो प्रॉफिट आ गया वो प्रोप्राइटर की कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अगर प्रॉफिट होता है तो हम उसको ऐड करते हैं, अगर लॉस होता है तो उसको माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू फोर्थ ट्रांजैक्शन, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़। अगर हम फर्नीचर परचेज करते हैं, फर्नीचर हमारा होता है फिक्स एसेट, सो वी विल क्रिएट वन मोर हेड दैट इज फर्नीचर एंड add the amount of furniture under the head of furniture ₹10,000, and same amount will be deducted from the cash. Clear? Now let's move to transaction 5, cash paid to Rohit in full settlement. Here the word full settlement means you have paid the amount लेस देन द एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, देखो हमारा क्रेडिटर कितने के थे, हमारे क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 50,000 की, एंड वी हैव पेड द क्लेम ऑफ ₹48,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ आर क्लेम। क्लियर? सो वी विल राइट द ट्रांजेक्शन कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट एंड डिडक्ट full amount from creditors as we have paid the amount in full settlement. Clear? And we will deduct the amount actually paid from the cash. We have actually paid ₹48,500, and difference between these two amounts reflecting the discount received, जो हमें डिस्काउंट मिला है और वो हमारे लिए हो गई इनकम, और जो भी इनकम होगी वो भी हमारी कैपिटल में हो जाएगी ऐड। अगर इनकम होगी तो ऐड और एक्सपेंडिचर होगा तो माइनस। क्लियर? मूव टू ट्रांजैक्शन 6, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। वी हैव रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम मनीष। मनीष इज आवर डेटर एंड अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम ₹20,000, एंड वी हैव रिसीव्ड द फुल अमाउंट, सो वी विल डिडक्ट from debtors and add the same amount in cash, because we have received cash from Manish, and we will deduct it from the debtors and add to cash. Next transaction, rent paid. Rent is our expenditure and we have paid rent worth ₹1,000.
when we paid any expenditure, we will deduct the same from the cash एज वेल एज फ्रॉम द कैपिटल। कैपिटल में से भी इसको डिडक्ट करेंगे। कैपिटल में डिडक्ट करने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये हमारा एक्सपेंडिचर है, और अगर कोई एक्सपेंडिचर होगा या लॉस होगा उसको हम कैपिटल में से ही डिडक्ट करेंगे और कैश में से भी डिडक्ट करेंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन, कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज़। अगर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ करता है बिजनेस में से, वो अकाउंट कौन सा होता है? वो होता है ड्राइंग अकाउंट। एंड ही विड्रू कैश फ्रॉम द बिजनेस, सो कैश विल बी डिडक्टेड, कैश विल बी डिडक्टेड एंड सेम अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एज वेल। क्योंकि अगर बिजनेस में से प्रोप्राइटर अमाउंट विड्रॉ करेगा तो उसकी कैपिटल भी कम होगी, तो कैपिटल में से भी माइनस करेंगे और कैश में से भी माइनस करेंगे। एंड एट द लास्ट you have to get the total of the both sides and you will get the equality in both sides. Clear? Thank you.